Hello everyone, welcome to my channel Instant Education. Today we are going to start chapter number 1, Matter. So in this chapter we are going to learn about matter जो कि आपने पहले अपने क्लासेस में पढ़ा है 5, 6 सब में पढ़ा है आपने मैटर के बारे में थोड़ा बहुत, बट इसमें हम लोग कुछ और जानेंगे मैटर के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो जो मैटर है उसकी डिफिनेशन आपने हमेशा से पढ़ी है कि क्या होता है. मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कुछ जगह ऑक्यूपाई करे, जिसका कुछ मास हो और जो हमारे सेंसेस के द्वारा लाइक आइज़, नोज़, ईयर्स, ऑल दीज सेंसेस के द्वारा परसीव की जाए. ठीक है. एग्जाम्पल क्या क्या है? एयर, वाटर, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मिल्क, ऑयल, शुगर, सॉल्ट एंड मैनी मोर. ओके, सो दीज ऑल आर मैटर. सो जो मैटर हैं वो एक्चुअली जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है यूनिवर्स के, उन्हें मैटर कहा जाता है. आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं सब क्या हैं? मैटर है. ओके, सो इसका कॉम्पोजिशन क्या है वो जानते हैं. पास्ट में जो इंडियन फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने क्या कहा कि मैटर किस चीज़ का बना है? मैटर 5 तत्वों का बना है. तत्व आपने सुना होगा. तत्व क्या होते हैं? तत्व मतलब एक हो गया आकाश. आकाश मतलब आसमान, क्लाउड्स. ओके, दीज आर द, पहला ये हो गया आकाश. दूसरा है वायु. वायु मतलब एयर. ओके. तेजस, तेजस का मतलब अग्नि यानी कि आग. जल मतलब पानी और पृथ्वी मतलब ज़मीन. तो जो इंडियन फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने कहा कि जो मैटर है ये इन 5 चीज़ों का बना है. लेकिन बाद में महर्षि कन्नड़ा ने कहा कि मैटर टाइनी पार्टिकल्स का बना है, जिसे हम कहते हैं अणु. अणु का मतलब मॉलिक्यूल. तो उस वक्त मॉलिक्यूल नाम नहीं दिया गया था, उस वक्त उन्होंने उसे अणु कहा मतलब टाइनी पार्टिकल्स इसका मतलब होता है. ठीक है. सो वो जो इस्टेब्लिश हुआ ये टाइनी मैटर, टाइनी पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं. तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री नेचर होते हैं. ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, वो फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है एग्जिस्ट करने के लिए, वो पूरे नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. और जहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ होती है इन मॉलिक्यूल्स में. ओके, अब आपको ये तो पता चल गया कि मैटर किस चीज़ का बना है. अब हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल किस चीज़ का बना है. ओके, सो ये जो मैटर है ये किस चीज़ का बना है? मॉलिक्यूल का बना है. ठीक है. एंड ये जो मॉलिक्यूल है ये किस चीज़ का बना है? ये एटम का बना है. तो अब आप सोच सकते हो कि जब मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है, इतना टाइनी पार्टिकल्स होता है, तो एटम कितना छोटा होता होगा. तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो. ठीक है. सो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किससे बने हैं? एटम्स के बने हैं. अब जो एटम्स हैं वो दे एग्जिस्ट, मतलब वो जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं और फ्री होते हैं बिल्कुल. नेचर के ये फ्री एंड इंडिपेंडेंट होते हैं. जो मॉलिक्यूल एक एटम के बने होते हैं उन्हें कहते हैं मोनो एटमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि हीलियम, आर्गन. दीज आर द मोनो एटमिक मॉलिक्यूल. देन जो मॉलिक्यूल 2 एटम के बने होते हैं उन्हें कहते हैं डाई एटमिक मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन हो गया, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर डाई एटमिक. और जो मॉलिक्यूल 2 से ज़्यादा एटम के बने होते हैं उन्हें कहते हैं पॉली एटमिक मॉलिक्यूल. पॉली मतलब मैनी, एटमिक मतलब एटम के जो बने हैं मॉलिक्यूल. ठीक है. एग्जाम्पल क्या क्या है? वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा. अभी मैंने आपको कैसे बताया ये जानते हैं हम लोग. तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया था हीलियम का. अब आपको पता ही है कि हीलियम एक का बना हुआ है. फिर अगर हम लें हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो H2 आप बोलते हैं, ऑक्सीजन को आप O2 बोलते हैं, नाइट्रोजन को N2 बोलते हैं. तो ये जो 2 क्या है? ये 2 है कि इसका 2 एटम है ये. उसी तरह फिर अगर हम पॉली एटमिक की बात करें तो वो होते हैं मोर देन 2. तो वाटर क्या है? H2O. इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एटम एंड एक ऑक्सीजन का एटम. ये मिला के कितना हुआ? 3 एटम्स. उसी तरह अमोनिया का भी है.
अमोनिया में क्या है, एक नाइट्रोजन का है और 3 हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन का है। सो मिलाकर कितना हो गया, 3 हो गया। सो ये सब जो है, ये सब बेसिक चीज़ हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो है वेरी स्मॉल इन साइज़। इनके नाम का ही मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी मतलब स्मॉल। सो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़। इनके बीच में क्या होती हैं, स्पेसेस होती हैं, मतलब जगह होती हैं इनके बीच में, ठीक है। फिर इनका जो मोशन होता है दैट इज़ कांस्टेंट। और क्या पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनमें होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो भी चीज़ मोशन, जिस भी चीज़ में मोशन होता है उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। चौथा है दे अट्रैक्ट ईच अदर। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है आपने, तो उसका यही मतलब होता है कि जो फोर्स लगाते हैं ये अट्रैक्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने के लिए, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सबसे पहले हम लोग पहले वाले पॉइंट को जानते हैं। तो इनकी जो साइज़ होती है बहुत छोटी होती है, साइज़ नियरली 10⁻⁻10 मीटर। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। सो आप कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा क्वेश्चन आता है, तो ये जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो ये जो है मॉलिक्यूल्स, इसकी साइज़ कितनी होती है, नियरली 10⁻⁻10 मीटर होती है इसकी साइज़। दूसरी चीज़, बहुत स्मॉल होता है, ये तो पता चल गया। इसकी साइज़ ही है 10⁻⁻10 मीटर। बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कितना छोटा है, ठीक है। ओके, तो ये इतना छोटा होता है कि आप इसे एक माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, उनमें स्पेसेस होती हैं उनके बीच में, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो ये स्पेसेस क्या हैं, मान लो ये मॉलिक्यूल है, 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 ठीक है। तो इनके बीच में जो ये स्पेसेस हैं, ये स्पेसेस जो हैं इनके बीच में, इन्हें कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेसेस होती हैं इन्हें कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो सॉलिड में ये बहुत कम होती है, उससे ज़्यादा लिक्विड में होती है, फिर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, गैसेस में होती है। सॉलिड में आपने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और उससे कम लिक्विड में। देन सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होती है, गैसेस में होती है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ उसका, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, सो सॉलिड की बात करें अगर, तो सॉलिड में बिल्कुल ऐसे, मतलब नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर स्पेसेस होती है, ठीक है, ना के बराबर स्पेसेस होती है सॉलिड में। ये क्या है, सॉलिड। वहीं अगर बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में इस तरह से होती हैं, ठीक है, स्पेसेस होती हैं, थोड़ी बहुत स्पेसेस होती हैं उसमें, ठीक है। तो ये क्या है, ये है लिक्विड में अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का। फिर अगर बात करें गैसेस में, तो गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, ठीक है। सो गैसेस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, वो रेस्ट में नहीं होते हैं, बल्कि हमेशा मोशन में होते हैं, कॉन्स्टेंटली दे आर इन मोशन। सो जो सॉलिड्स में होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के पास वाइब्रेट करते हैं। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन छोड़े बगैर। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री हैं, जो कंटेनर की बाउंड्री है वहाँ पे वो कहीं भी बाउंड्री के पास इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन बाउंड्री के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है।
इन गैसेस में क्या होता है, गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मैनर में हर जगह जितनी भी स्पेस उनके पास अवेलेबल होती है वहाँ वो मूव करते हैं, ठीक है। मतलब देखो लिक्विड और सॉलिड में क्या था कि उनकी स्पेस एक जो थी हर जगह नहीं वो भी मूव कर सकते थे, रैंडमली मूव नहीं कर सकते थे, उनकी स्पेस एक मतलब डिफाइंड थी कि हाँ यहाँ पे बस इतना ही मूव कर सकते हैं। जैसे सॉलिड में बस था कि मीन पोजीशन के पास, लिक्विड में था कि सिर्फ बाउंड्री विद इन द बाउंड्री, और गैसेस में क्या है, रैंडम मैनर, कहीं भी जहाँ स्पेस दिखे वहाँ मूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर अरेंजमेंट, उनकी स्पेसेस का जो डिफरेंस है। अब चौथा हमारा है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो एक ऐसा फोर्स लगाते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये बताया था क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो है क्यों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो है क्यों, ठीक है। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्यों है। सो जो इस स्पेस है, आई मीन जो फोर्स है इनके बीच में, ना तो वो उनके मास की वजह से है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं है, और ना ही उनके चार्ज की वजह से है, मॉलिक्यूल्स के चार्ज की वजह से, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है जिससे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक लिमिट तक इफ़ेक्टिव है। अगर दो मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस 10⁻⁻9 मीटर तक है तभी ये इफ़ेक्टिव है। अगर 10⁻⁻9 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हुई दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो ये फोर्स क्या हो जाता है, नॉन इफ़ेक्टिव हो जाता है, वैनिश कर जाता है, इसका कोई असर नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या है, एक लिमिट है, ये समझ में आ गया। सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे कम है लिक्विड में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है, मॉलिक्यूल्स में है, गैस की। तो अब आप इसमें ये मत कंफ्यूज होना, स्पेस और फोर्स के बीच में मत कंफ्यूज होना, सबसे ज़्यादा स्पेस कहाँ है, गैस में है, और उतनी ही कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ है, गैस में है। जितनी ज़्यादा स्पेस उतना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। अब देखो इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को दो नाम दे दिया गया है, एक दिया गया है फोर्स ऑफ कोहेजन और एक दिया गया है फोर्स ऑफ एडिशन। तो जो फोर्स ऑफ कोहेजन है वो क्या होता है, मान लो एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक सब्सटेंस है और ये एक सब्सटेंस है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है। अब इसमें है मान लो 3 मॉलिक्यूल्स। अब जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होगा अट्रैक्शन, इसी सब्सटेंस के इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे कहेंगे फोर्स ऑफ कोहेजन। और वहीं मान लो इसमें भी है, जितना मॉलिक्यूल्स है मान लो, अब जो इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में, इसके इस सब्सटेंस नंबर 1 के मॉलिक्यूल के बीच और सब्सटेंस नंबर 2 के मॉलिक्यूल के बीच, तो इसे क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ एडिशन। फिर से सुन लो, फिर से बता रही हूँ, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बहुत इजी चीज़ है, इसमें नहीं कंफ्यूज होना है। फिर से जानते हैं, ये है सब्सटेंस नंबर 1, ये है सब्सटेंस नंबर 2, इस सब्सटेंस के अंदर है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वैसे ही इस सब्सटेंस के अंदर भी है मॉलिक्यूल्स। इसे मान लो सब्सटेंस ए एंड इसे मान लो सब्सटेंस बी। अब देखो जो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में या इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में या फिर इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी सब्सटेंस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे कहेंगे फोर्स ऑफ कोहेजन। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। फिर सब्सटेंस नंबर बी देखते हैं। अब
अब इसमें क्या है, इसमें है, इसमें जो है क्या है, इस मॉलिक्यूल, इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल और सब्सटेंस बी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे कहेंगे फोर्स ऑफ एडिशन। ठीक है, ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ एडिशन। सो इट इज़ वेरी सिंपल। सो ये जो फोर्सेस होते हैं ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिक्विड्स में। जो लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, आगे की जो भी क्लासेस होंगे आपके उसमें जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो फोर्सेस हैं इनकी वजह से लिक्विड जो प्रॉपर्टी शो करता है सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की, इनकी वजह से, फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडिशन की वजह से। ठीक है, अब ये जान लो कि जो लिक्विड और गैसेस जो हैं हमारे फ़्लो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत बहुत वीक है। और वहीं अगर सॉलिड को देखो तो सॉलिड तो ऐसा है कि नहीं है, तो नहीं कि मान लो तुम एक टेबल रखे ज़मीन पे और वो बह के चला गया, ऐसा तो नहीं होता है ना, वो जहाँ है वहीं है, जैसा शेप है वही है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और वहीं अगर तुम पानी गिरा दो ज़मीन पे तो पानी क्या है, पानी बह के चला जाएगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। ठीक है, अब जो एडिशन फोर्स होता है उसमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम लोग आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। आप सब ने पढ़ा है बचपन से कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जैसे स्टील क्या है, सॉलिड है, ऑयल या वाटर क्या है, लिक्विड है, एयर है, गैस। उसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इन तीनों के अंदर बटी हुई हैं, कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है। ठीक है, अब जो स्टेट है किसी भी सब्सटेंस का, जो स्टेट है अगर वो सॉलिड में है तो उसको हम लिक्विड में कर सकते हैं, उसको हम गैस में कर सकते हैं। कैसे, अगर हम उसकी फ़िज़िकल कंडीशन चेंज कर दें, जैसे टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, ये सब अगर चेंज कर दें तो उसको, उस सब्सटेंस का हम लोग मैटर चेंज, स्टेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे, अब देखो वाटर जो है वो तीनों स्टेट में है, आइस में दैट इज़ सॉलिड स्टेट, वाटर लिक्विड स्टेट में, स्टीम गैसेस स्टेट में। तो अगर हम लोग जमा दें, अगर हम लोग वाटर को बहुत लो टेम्परेचर पे रखें तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। अगर उस हाई टेम्परेचर में रखें तो वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और अगर उससे भी ज़्यादा हाई रखें तो फिर क्या हो जाता है, स्टीम गैसेस स्टेट में आ जाता है। तो जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, जो उनकी डिफिनिट साइज़ होती है और वॉल्यूम होती है। साइज़ वॉल्यूम एक ही चीज़ है तो उनकी डिफिनिट होती है वो, और शेप भी उनका क्या होता है, डिफिनिट होता है। अगर एक शेप उनका है, दे दिया गया है कि हाँ ये शेप है तो ये शेप है, और वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। और वहीं लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं होते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं, उनकी वॉल्यूम तो डिफिनिट होती है लेकिन शेप उनका डिफिनिट नहीं होता है। ये डिफरेंस है सॉलिड एंड लिक्विड में। क्या था सॉलिड में कि शेप डिफिनिट होता है, बट लिक्विड में क्या है, शेप बिल्कुल भी डिफिनिट नहीं होता है। वो जिस भी वेसल में डालोगे उनका शेप ले लेते हैं। वहीं अगर गैसेस को देखें तो गैस जो है वो भी रिजिड नहीं होती है, उनका ना ही तो वॉल्यूम डिफिनिट होता है और ना ही शेप डिफिनिट होता है। तो इनका कुछ डिफिनिट नहीं होता है, ना शेप ना वॉल्यूम। ठीक है, वो उस कंटेनर का शेप या वॉल्यूम ले लेते हैं जिसमें उनको डाला जाता है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी है जिससे हमें पता चलता है कि इस सब्सटेंस का स्टेट क्या है, तो वो क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दूसरी प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एंड तीसरी प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर मोशन। सबसे पहले सॉलिड का जानते हैं। अब जो सॉलिड है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। काइनेटिक एनर्जी बहुत लेस है क्योंकि वो अपनी मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं। आई थिंक यू रिमेंबर द थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू। ओके, सो वो क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, मैंने आपको डायग्राम से ही बताया था। और क्या है, और मैटर एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, पता है ये। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं लिक्विड पे।
अब देखो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है लिक्विड में, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इनमें सॉलिड से कम होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है कि इधर उधर मूव कर सके, मतलब टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे मूव कर सके, इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है इनके में। और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा है। और मैटर कैसे एग्जिस्ट करता है? लिक्विड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गैस पे। तो जब गैस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं तो वो बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो इधर उधर मूव कर सकता है, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ हो तो वो मैटर क्या होता है? इट एग्जिस्ट एज अ गैस। आई थिंक आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे आई विल टॉक इट अबाउट इन द नेक्स्ट पार्ट. So please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.